अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अवाक्सन सीरीज़ साइंस क्लास 7 यूनिट 1 इन ब्रीथिंग गैसेस आर एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड द बॉडी। जब हम सांस लेते हैं तो जिस्म और हवा के दरमियान गैसों का तबादला होता है। हैव यू एवर थॉट हाउ दे मूव इन एंड आउट ऑफ द बॉडी? क्या आपने कभी सोचा है कि ये गैसें किस तरह जिस्म के अंदर दाखिल होती हैं और किस तरह जिस्म से बाहर निकल जाती हैं? इन द बॉडी intake of oxygen and removal of carbon dioxide occur in two phases, inspiration and expiration। इंसान के जिस्म के अंदर ऑक्सीजन का दाखिल होना और कार्बन डाइऑक्साइड का जिस्म से बाहर निकलना दो मराहिल पर मुश्तमिल है। एक इंस्पायरेशन, इंस्पायर करना, अंदर खींचना, जो यानी कि ऑक्सीजन का जिस्म के अंदर दाखिल होना। एक्सपायरेशन, बाहर निकालना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जिस्म से बाहर निकलना। इंस्पायरेशन क्या है? ऑक्सीजन का जिस्म के अंदर दाखिल होना, वो मरहला जिसमें ऑक्सीजन जिस्म के अंदर या हवा जिस्म के अंदर दाखिल होगी। इंस्पायरेशन में दरअसल होता क्या है, हमारा हड्डियों का ढांचा जिसके अंदर फेफड़े मौजूद हैं, जब हम सांस लेंगे तो ये हड्डियों का ढांचा ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठेगा। जब आप सांस लेते हैं आपकी जो सीना है आपको ऊपर उठता हुआ महसूस होता है। ये जो एक गुंबद की शक्ल का हमारा डायफ्राम है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है जो कि इन हड्डियों के ढांचों के अंदर मौजूद है, ये नीचे की तरफ मूव करता है। हड्डियों का ढांचा, पसलियों का ढांचा ऊपर की तरफ मूव करता है, जबकि डायफ्राम जो इसके अंदर कैविटी है, जो इसके अंदर खाली जगह है, वो नीचे की तरफ मूव करता है। इससे हमारा इस एरिया का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर ज़्यादा जगह खाली हो जाती है। इस खाली जगह को पूर्ण करने के लिए नाक के ज़रिए सांस अंदर की तरफ, नाक के ज़रिए हवा अंदर की तरफ दाखिल होती है। व्हेन वी इनहेल एयर आवर रिब केज मूव अपवर्ड। जब हम सांस लेंगे, जब हम सांस लेते हैं, हवा को अंदर दाखिल करते हैं तो हमारा हड्डियों का, पसलियों का ढांचा ऊपर की तरफ उठता है। अ डोम शेप मस्कुलर डायफ्राम प्रेजेंट अंडर द रिब्स मूव डाउनवर्ड। एक गुंबद की शक्ल का हमारा अंदर कैविटी, एक स्ट्रक्चर, एक खाली जगह नीचे की तरफ जो कि इस हड्डियों के ढांचे के अंदर मौजूद है, नीचे की तरफ मूव करता है। दिस इंक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। इस तरह के अमल से, यानी हड्डियों के ढांचे के ऊपर की तरफ जाने से और इस डोम शेप के डायफ्राम के नीचे की तरफ जाने से इस जगह का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यहाँ पर जगह खाली हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस आवर लंग्स एक्सपेंड एंड एयर मूव इनसाइड द बॉडी। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर अब जगह खाली है तो हमारे फेफड़े को फैलने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाती है। जैसे ही फेफड़े ज़्यादा फैलते हैं, अंदर जगह खाली होती है, हवा जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। ये वो अमल है जिसे इंस्पायरेशन या इनहेलेशन का, यानी सांस लेने का अमल कहा जाता है। जब जिस्म के अंदर सांस खींचा गया तो उसके बाद यहाँ पर हवा भर गई। हवा के भरने के बाद अब इस हवा को बाहर निकलना है, तो उस सूरत में उल्टा अमल होगा। जो हड्डियों का ढांचा ऊपर की तरफ मूव किया था वो अब नीचे की तरफ जोर लगाएगा। वो हड्डियों का ढांचा, रिब केज, पसलियों का ढांचा नीचे की तरफ आएगा, जबकि ये जो डायफ्राम था, जो गुंबद की शक्ल का डायफ्राम था, वो नीचे से ऊपर की तरफ जोर लगाएगा। इस तरह दोनों चीज़ों के ऑपोजिट मूवमेंट से यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पर इस लंग्स के ऊपर जोर पड़ेगा, लंग्स के ऊपर दबाव पड़ेगा। इस दबाव की वजह से ये लंग्स हवा को, प्रेस होने की वजह से, दबने की वजह से हवा को बाहर की तरफ धकेल देंगे। When we exhale air, जब हम हवा को बाहर निकाल रहे हैं, the rib cage moves downward and the diaphragm moves upward। हड्डियों का ढांचा, रिब केज नीचे की तरफ धक्का लगा रहा है, जोर लगा रहा है, जबकि डायफ्राम ऊपर की तरफ जोर लगा रहा है। दिस डिक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी विच बिल्ड्स प्रेशर ऑन द लंग्स। इस अमल की वजह से हड्डियों के ढांचे का नीचे जोर लगाना और डायफ्राम का ऊपर जोर लगाना, इस वजह से जो ये सीने की खाली जगह है या सीने की कैविटी है, इसके अंदर जगह कम पड़ जाती है और ये जगह कम होने की वजह से लंग्स के ऊपर, यानी फेफड़ों के ऊपर जोर आना शुरू हो जाता है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। इस प्रेशर की वजह से इन लंग्स के अंदर मौजूद हवा बाहर की तरफ निकलती है। एज अ रिजल्ट द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एयर मूव्स आउट ऑफ द बॉडी। इसी वजह से, इस सारे अमल की वजह से जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ते हैं और हवा को जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। ये एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन का अमल, यानी सांस को बाहर निकालने का अमल कहलाता है। इफ वी ब्रीथ इन डर्टी एंड पोल्यूटेड एयर वी आर पोजिंग दिस टू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम मिट्टी वाली आलूदा हवा में सांस लें तो हम अपने फेफड़ों को, हम अपने निज़ाम तनफ्फुस को बहुत बड़े मसले में डाल रहे हैं, रिस्क में डाल रहे हैं। लेट्स स्टडी व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कॉज डिसऑर्डर्स। आए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे निज़ाम तनफ्फुस को नुकसान देती हैं या उन पर असर डालती हैं और उसमें बीमारियों की वजह बनती हैं। कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। द फॉलोइंग आर सम कॉमन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये कुछ कॉमन आमतौर पर पाई जाने वाली निज़ाम तनफ्फुस की बीमारियां हैं। सबसे पहले एस्थमा। एस्थमा क्या है? सांस की नाली का सिकुड़ जाना। आमतौर पर सांस की नाली इस तरह मौजूद है, लेकिन एस्थमा के पेशेंट के अंदर इसका साइज़ इस तरह सिकुड़ जाता है। एस्थमा का अटैक आमतौर पर उस वक्त होता है जब कोई भी मरीज़
अस्थमा का मरीज़ किसी डर्टी या आलूदा हवा में सांस ले। इट इज़ अ कंडीशन इन विच अ ब्रोंकियल ट्यूब बिकम नैरो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। ये वो अमल है जिसमें ब्रोंकाई की जो नालियां हैं वो छोटी हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर सूजन आ जाती है। आमतौर पर जो नाली नॉर्मल है, जैसे ही कोई मिट्टी के ज़रात इन नालियों के अंदर से गुजरेंगे या सांस के ज़रिए यहाँ तक पहुँचेंगे तो इन नालियों में सोज आने की वजह से ये नालियाँ सिकुड़ जाएंगी और हवा को गुजरने के लिए तंग रास्ता मिलेगा। अस्थमा कैन बी काज बाय एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर। सांस का ये मसला यानी कि अस्थमा, दमा हवा में मौजूद कुछ ज़रात की वजह से हो सकता है, हवा की कुछ आलूदगी की वजह से हो सकता है, माहौल में आलूदगी की वजह से हो सकता है, या फिर ये जीनियाती बीमारी भी हो सकती है यानी मरोसी ख़ानदानी तौर पर किसी भी इंसान के अंदर शामिल हो गई हो। इट मे अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलन और डस्ट इन एयर, स्मोक, कोल्ड एयर एक्सेट्रा। माहौलियाती अवामिल में इसमें हवा में पौधों के पोलन्स शामिल होंगे या कोई मिट्टी के ज़रात शामिल होंगे या फिर धुएं के ज़रात या हवा में ठंड होगी, तो उस सूरत में अस्थमा का अटैक होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। इट इज़ ट्रीटेड यूजिंग इन्हेलर्स। इसको एक इन्हेलर की मदद से ठीक किया जा सकता है। इन्हेलर क्या है? एक दवाई से भरी हुई स्प्रे होती है। जब कोई अस्थमा का पेशेंट, उसको अस्थमा का अटैक होगा, दमा का अटैक होगा, तो इस इन्हेलर यानी सांस के स्प्रे के ज़रिए उसके सांस में स्प्रे डाल दिया जाता है। जो उस स्प्रे में मौजूद दवाई उस पेशेंट की इन ब्रोंकाई तक पहुंच जाती है, ब्रोंक्यूल्स तक पहुंच जाती है और इनकी दीवारों में इस सोजन को कम कर देती है। अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग एक्सपोजर टू सब्सटेंसेस दैट ट्रिगर इट्स अटैक। अस्थमा से आप कैसे बच सकते हैं? आप उन तमाम चीज़ों से अवॉइड करें, यानी गंदे माहौल में, आलूदा माहौल में, पोलन्स के मौसम में और धुएं वाली हवा में बाहर निकलने से परहेज़ करें। इन जगहों पर ऐसी आलूदगी से दूर रहें तो आप अस्थमा यानी दमा से बच सकते हैं। इसके बाद नमूनिया। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इज़ नमूनिया। आमतौर पर सबसे ज़्यादा निज़ाम तनफ़ुस में की बीमारियों में पाई जाने वाली बीमारी नमूनिया है। इट इज़ काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कुछ जरासीमों की वजह से पैदा होती है। इन दिस डिजीज़ एल्वुलाई आर फिल्ड विद पस। इस बीमारी में हमारी एल्वुलाई के अंदर पस भर जाती है यानी रेशा भर जाता है। द पेशेंट सफ़र फ्रॉम फीवर, शिवरिंग, चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इस बीमारी में मरीज़ को बुखार होता है, उसको ठंड लगती है, सीने में दर्द होता है और उसको सांस लेने में मसला होता है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग केयर ऑफ क्लीनलीनेस, ईटिंग हेल्दी फूड, हैविंग एनफ स्लीप एंड इनटेक ऑफ फ्लूइड। आप नमूनिया से कैसे बच सकते हैं? आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें, अच्छी और बेहतरीन खुराक खाएं, ज़्यादा मुनासिब नींद रखें और अपनी खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड या पानी का इस्तेमाल करें। द कॉमन कोल्ड, आमतौर पर ठंड लग जाना। इट इज़ काज्ड बाय वायरस दैट एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोज, आइज़ और माउथ एंड मूव डाउन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आमतौर पर एक वायरस की वजह से होता है जो जिस्म के अंदर नाक, आँखों या मुंह के ज़रिए दाखिल होता है और फिर निज़ाम तनफ़ुस में शामिल हो जाता है। आफ्टर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम इट कीप्स मल्टीप्लाइंग। जैसे ही ये निज़ाम तनफ़ुस में दाखिल होता है ये वायरस, तो ये बढ़ना शुरू कर देता है। 1 से 2, 2 से 4 होना शुरू हो जाता है। एज अ रिजल्ट द पर्सन सफ़र फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू। इस वायरस की वजह से, इसके जिस्म में दाखिल होने की वजह से जो इंसान है वो उसको ठंड लगती है या उसे फ्लू हो जाता है। इट सिम्टम्स आर अ सोर थ्रोट, कफ, फीवर, पेन इन जॉइंट्स एंड रनी नोज। इस बीमारी के अलामात में गले का सूज जाना, खांसी होना, बुखार होना, जोड़ों में दर्द होना और नाक का बहना शामिल है। जनरली द कॉमन कोल्ड फेड्स अवे आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स साइकिल इन अ फ्यू डेज। आमतौर पर यह फ्लू कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है जब इस वायरस की ज़िंदगी का साइकिल मुकम्मल होता है। इसकी ज़िंदगी का साइकिल आमतौर पर 3 से 7 दिन तक का होता है। 3 से 7 दिन के दरमियान ये वायरस खुद ही मर जाता है। बट केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वॉशिंग हैंड्स फ्रिक्वेंटली, एक्सरसाइजिंग डेली एंड अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल्स। आप इससे कैसे बच सकते हैं? आप इस बीमारी से अपने हाथों को बार बार धोकर, डेली रूटीन में एक्सरसाइज करके और बीमार लोगों से बचकर, बीमार लोगों से दूर रहकर बच सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी या तिब्दिक। इट इज़ अ सीरियस डिजीज़ ऑफ लंग। ये फेफड़ों की बहुत सख्त बीमारी है, बहुत अहम और सीरियस है। इट इज़ काज बाय बैक्टीरियम एंड कैन बी स्प्रेड थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग। आमतौर पर यह बीमारी एक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है जो कि दूसरों के खांसने या छींकने की वजह से हम तक मुंतकिल होता है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम टीबी फील्स वेयर पेन्स इन द चेस्ट, कफिंग, वेट लॉस, फीवर, फैटीग, चिल्स एंड लॉस ऑफ एप्टीट्यूड। आमतौर पर टीबी या तिब्दी के मरीज़ के अंदर उसको छाती में दर्द महसूस होता है, खांसी होती है, उसका वज़न कम होता है, बुखार होता है, थकावट महसूस होती है, सर्दी लगती है और उसको अपने तवाज़ुन को बरकरार रखने में
मसला होता है या उसको चक्कर आते हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग योर सेल्फ एंड योर एनवायरनमेंट क्लीन। आप इससे कैसे बच सकते हैं? अपने आप को और अपने माहौल को साफ रखकर आप टीबी से बच सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान के फेफड़ा इस तरह होता है, लेकिन टीबी का बैक्टीरियम जब फेफड़े में दाखिल होता है तो फेफड़े की शक्ल कुछ इस तरह हो जाती है, उसके अंदर जरासीम पूरे फेफड़े में फैल जाते हैं। स्मोकिंग, सिगरेट पीना भी हमारे निज़ाम तनफ़ुस को असरअंदाज करता है। स्मोकिंग टोबैको काजेज मैनी डिजीजेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिगरेट पीने की वजह से निज़ाम तनफ़ुस में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इट मे काज इन्फ्लेमेशन इन द एयर पैसेज एंड कैन डैमेज एल्वुलाई एंड लंग्स। इस सिगरेट पीने की वजह से हमारी हवा के रास्ते में सांस की नाली में सोजन हो सकती है, वो सूज सकती हैं, या फिर वो हमारी एल्वुलाई और हमारे फेफड़े ख़राब हो सकते हैं। द स्मोकर्स में सफ़र फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, शॉर्ट ब्रीथ, फैटिग एंड एग्जॉस्शन। सिगरेट पीने वालों लोगों के अंदर हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, सांस लेने में मसला हो सकता है, थकावट महसूस होती है, या उनके जिस्म के अंदर कमज़ोरी महसूस हो सकती है। इट कैन इवन लीड टू लंग्स कैंसर। और ये सिगरेट पीने का अमल इंसान को फेफड़ों के कैंसर तक भी ले जा सकता है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एलिमिनेटिंग स्मोकिंग। आप इससे सिर्फ एक ही तरीके से बच सकते हैं कि स्मोकिंग को छोड़ दें, सिगरेट पीने का अमल छोड़ दें। आमतौर पर किसी आम इंसान का फेफड़ा इस शक्ल का होता है, लेकिन स्मोकर के फेफड़ों की शक्ल इस तरह हो जाती है, क्योंकि जो स्मोकिंग है उसने फेफड़ों को सख्त डैमेज कर दिया है, उनको जला दिया है। डियर स्टूडेंट्स, तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़ और नोट्स के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com को विजिट करें। अगर आप किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं तो अपनी डिमांड लिखकर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाले तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें।